फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ में चेंज होना, मतलब कि जो हमारी क्या है, अर्थ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई भी चेंज हो रहा है बाहरी किसी चीज़ में, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर की किसी चीज़ को, जो अर्थ की जो बाहरी स्टडी, उसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। देन जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, जो हमारी अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, वो दो तरह से आता है। एक आता है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, एक आता है एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से। जो एंडोजेनिक फोर्स है वो क्या करती है, लैंड को बिल्ड करती है या फिर एलिवेट करती है, वहाँ से हटा देती है। और जो एक्सोजेनिक उससे होता है इरोजन, जैसे कोई चीज़ यहाँ पे इतना बड़ा लैंड मास था, यहाँ से ये आधा क्या हो गया, कट के ये साइड हो गया, तो इसको इरोजन बोलते हैं, जैसे सोइल का इरोजन होता है। तो ऐसे अर्थ में क्या करता है, इरोजन करता है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारे हिमालय हैं वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एंडोजेनिक फोर्स है उसमें ज़्यादा लग रही है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब होता है जो अंदर ही अंदर फोर्स लगती है, उससे हमारे जो हिमालय है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि जो बाहरी फोर्स है वो कम है, सॉरी, जो बाहर की एक्सटर्नल फोर्सेज है वो क्या है, ज़्यादा है। तो एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से क्या हो रहा है, वो कम होती जा रही है। जैसे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होगी तो क्या कर देगी, इरोजन पैदा करेगी। इरोजन के कारण क्या होगा, वो चीज़ कट के अलग हो जाएगी। तो उसके जो क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। और जो हिमालय है, हिमालय में क्या होगा, अंदर से कोई भी चीज़ जब, जैसे कोई लावा है या फिर कोई भी चीज़ प्लेट सरक गई है, जिससे कोई भी स्लिट बन गया बीच में, तो क्या होगा, एक बीच में गैप पैदा करेगी, वहाँ पे उनको उसका जो एरिया है हिमालय का वो बढ़ा देगी। तो ऐसे ही ये एंडोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं। सो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो प्रेशर अर्थ के अंदर लगता है या फिर कोई भी इंटरनल फोर्स जो लगती है उसी को एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और जो इस फोर्स के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो आती है रेडियो एक्टिव डिके से, या फिर प्रीमोर्डियल हीट, या फिर हम बोलते हैं टाइडल फ्रिक्शन की वजह से आते हैं। देन उसके बाद एक होता है कन्वेक्शन करंट, जो क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में होता है ये भी। तो ये कन्वेक्शन करंट की थ्योरी किसने दी थी, आर्थर होम्स ने दी थी। किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद देखते हैं कि जो चेंजेस हैं ये कितनी जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किए गए हैं। तो एक होता है क्या, ओरोजेनिक, एपीरियोजेनिक, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो सबसे पहले जो चेंज है ये अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है डाई एस्ट्रोफिज्म और सेकेंड है वोल्केनो, दो में किए गए हैं। तो जो डाई एस्ट्रोफिज्म है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मूव करती है कोई भी चीज़, जो अर्थ की कोई भी चीज़ है बाहर से क्या करेगी, मूव करेगी, एलिवेट करेगी या फिर नई बनेगी। जब क्या लगती है, एंडोजेनिक फोर्स लगती है, अंदर से कोई चीज़ फोर्स लगाती है, तो क्या होगा, कोई चीज़ बिल्डअप होगी, एलिवेट होगी या फिर मूव करेगी। तो ये एंडोजेनिक फोर्स में होता है। और जो एंडोजेनिक प्रोसेस है उससे क्या क्या चीज़ें होती है, ओरोजेनिक, एपीरियोजेनिक, अर्थक्वेक या फिर प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक कल की वीडियो में बताया था कि अंदर जब प्लेट्स रखती हैं उनसे जो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी वगैरह बताई थी, वो सारी चीज़ें। अर्थक्वेक भी कब होता है, जब अंदर वेव्स पैदा होती हैं, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। फिर आता है एपीरियोजेनिक। एपीरियोजेनिक का मतलब क्या है, माउंटेन, जो माउंटेन से अलग कोई भी चीज़ अगर बिल्डअप हो रही है तो उसको एपीरियोजेनिक बोलते हैं। उसके बाद था ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब क्या होता है, जब माउंटेन्स बिल्डअप होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक प्रोसेस। देन हमारा सेकंड क्या है, वोल्केनो। वोल्केनो क्या है, ओपनिंग या फिर वेंट्स। जो हमारे वोल्केनो की जो ओपनिंग होती है उसको वेंट्स भी बोलते हैं या फिर ओपनिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे लावा या फिर मैग्मा क्या होता है, इरप्ट होता है, बाहर निकल के आता है। और ये क्यों होता है, जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, ड्यू टू एक्सोजेनिक प्रोसेस कॉज वियरिंग एंड टीयरिंग। जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है वो क्या करता है, वियरिंग एंड टीयरिंग कर देता है। देन क्यों होता है, ये ग्रेडेशन की वजह से होता है, जिसमें वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की कुछ फीचर्स को क्या कर देता है, निकाल के फेंक देता है। एक्सोजेनिक मतलब कि कोई भी बाहर की चीज़, जैसे कोई ये पहाड़ है, यहाँ पे कोई भी क्या हुई, रिवर आ गई, तो इस पहाड़ का जो ये एरिया ये कट कर दिया, इरोजन कर दिया इसका। तो इस टाइप से एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करती है। देन उसके बाद आता है जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, इसको हम डेनुडेशन भी बोलते हैं। अगर कहीं पे दिख जाए कि डेनोटेशन क्या होता है, तो उसका मतलब है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस को ही क्या बोलते हैं, जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, डेनोटेशन बोलते हैं।
देन उसके बाद है एक्सोजेनिक एजेंट, की कैसे एक्सोजेनिक फोर्स जो है किसकी वजह से काम करते हैं। तो जैसे अगर तेज पानी बह रहा है उससे, या फिर विंड चल रही है, वेव्स है, ग्राउंड वाटर है, तो इन सभी से क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स लगती है। देन उसके बाद जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सन है। जो एक्सोजेनिक फोर्स लग रही है तो उन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, सन। देन उसके बाद देखते हैं कि जो डेनोडेशनल प्रोसेस होता है वो होता कैसे है। तो जो डेनोडेशनल प्रोसेस है वो किस टाइप से काम करता है, तो ये देखते हैं। तो जो डेनोडेशनल प्रोसेस इसमें क्या होता है, इसमें एक होती है वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन, 3 टाइप की होती है। तो वेदरिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो चट्टाने हैं, ठीक है, या फिर पत्थर है, उनका जो टूटना उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड क्या, वेदरिंग। और जो वेदरिंग है वो इन सितु प्रोसेस होता है। और इन सितु का मतलब जो अंदर ही अंदर। और जो इरोजन है, इरोजन क्या होता है, एक्स सितु प्रोसेस होता है। पूछा जाता है कि इन सितु कौन सा, एक्स सितु कौन सा है। और वेदरिंग का मतलब क्या है, ये भी पूछा जाता है। और जो एजेंट जो किसमें इरोजन में काम करते हैं वो कौन से हैं, विंड एंड वाटर। इसी की वजह से तो इरोजन होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कटेगी, कोई मिट्टी का पार्ट कट रहा है तो वो किससे होगा, विंड या वाटर से। जब जब क्या होगा, तेज हवा आएगी या फिर पानी चल के आएगा तो उससे क्या होगा, इरोजन होगी, सॉइल इरोजन होती है जिस टाइप से। देन उसके बाद काइनेटिक एनर्जी किसका कारण है, इरोजन का कारण है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से क्या होगा, या फिर कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन के कारण क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण इरोजन होती है। एंड कोई भी मास का मूवमेंट हो रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। और वेदरिंग, वेदरिंग होता है ग्रेविटेशनल स्ट्रेस या फिर मोलिकुलर स्ट्रेस, या फिर कोई भी केमिकल एक्शन अगर हो रहा है तो क्या होता है, वेदरिंग होती है उसकी वजह से। देन उसके बाद देखते हैं इसकी स्टेटमेंट की वेदरिंग होती क्या है। एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और अर्थ मटेरियल, की अर्थ के मटेरियल में अगर कोई भी क्या, कोई भी एलिमेंट एक्शन कर रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग अभी बताया था कि रॉक जो है, रॉक का टूटना ही क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और ये क्या है, इन सितु प्रोसेस है। जो वेदरिंग है, वेदरिंग के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है केमिकल वेदरिंग, सेकंड है फिजिकल एंड मैकेनिकल, और थर्ड है बायोलॉजिकल। जो केमिकल है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण जो चीज़ टूटती है उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। फिजिकली बाहर से कोई विदाउट केमिकल चेंज, अगर हम बाहर से फिजिकल क्या कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। और जो बायोलॉजिकल का मतलब है जब भी प्लांट और एनिमल की मूवमेंट्स के कारण क्या हो रहा हो, वेदरिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। देन उसके बाद जो वेदरिंग के इफेक्ट है वो क्या है, तो वेदरिंग का मतलब क्या है, चट्टानों का टूटना। तो इसमें एक इफेक्ट है एक्सफोलिएशन का। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है, जब क्या होता है, एक लार्ज या फिर कर्व प्लेट या फिर स्लैब है रॉक की, वो क्या हो जाती है, स्ट्रिप्ड अवे हो जाती है। कहाँ से, रॉक मास से। मतलब कि एक ये पूरी चट्टान है, इसके ऊपर की जो परत है वो उतर के नीचे गिर गई है। अगर वो नीचे गिर गई है तो एक जो नई परत है वो उसकी हमें देखने को मिलेगी, तो इसी को एक्सफोलिएशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जब एक चट्टान से उसकी जो स्लैब है वो निकल के गिर जाती है तो उसको कौन सा बोलते हैं, तो एक्सफोलिएशन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। हमने वेदरिंग पढ़ ली। सेकंड क्या था हमारा, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है फास्ट, एक होती है स्लो। तो पूछा जाता है कि कौन से टाइप की स्लो मूवमेंट है और कौन सी फास्ट मूवमेंट है। तो देखो, वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर मास मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वेदरिंग नहीं हुई है तो मास मूवमेंट नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले रॉक टूटेगी उसी के बाद मास का मूवमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना वेदरिंग के भी मास मूवमेंट पॉसिबल है। इसका, इस लाइन का मतलब ये है। उसके बाद जो मेन फोर्स जो मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये सारी चीज़ें होती है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मास मूवमेंट किस किस टाइप से हो सकती है। लैंडस्लाइड हो सकती है, एवलांचे, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ये सारी चीज़ें किसका, किसके टाइप है, मास मूवमेंट। जब कोई भी मास मतलब कि एक पार्ट है इसका, कुछ जो पार्ट है यहाँ से निकल के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद है क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है, स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब, जैसे तुमने देखा होगा जब बारिश आ जाती है, जो हवा की वजह से जो खंभे देखे होंगे, खंभे क्या हो जाते हैं, थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं। वो स्लो स्लो क्या होते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है ना, हवा के कारण वो मिट्टी सरक जाती है नीचे से, जिसके कारण जो हमारा खंभा है वो भी सरक जाता है। तो पार्टिकल का स्लो मूवमेंट ही क्रीप कहलाता है, इसको क्रीप बोलते हैं। देन उसके बाद सोलिफ्लक्शन। सोलिफ्लक्शन का मतलब क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ मास डाउन अ स्लोप। इसका मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये रोड है और यहाँ पे
यहाँ पे जो ये लैंड था, यहाँ पे तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो ये मड का जो ये पार्ट है, ये क्या हो गया, बिल्कुल वीक होता चला गया। और वीक होने की वजह से सारा का सारा मास क्या हो गया, यहाँ पे रोड पे आ जाए, तो उसी को सोलिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन उसके बाद जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं किसकी जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो बनते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल। तो इरोजनल और डिपोजिशनल का मतलब क्या है, एक तो कोई कट के बन जाए तो उसको बोलते हैं इरोजनल। और जो डिपोजिशनल का मतलब कि जैसे रिवर बहती हुई आ रही है और साथ में मलबा लेके आ रही है, तो जो मलबा यहाँ पे छोड़ देगी तो उसको बोलते हैं डिपोजिशनल। और इरोजनल का मतलब है कि यहाँ से पूरा पार्ट कट के चला गया और इसको इरोजन बोलते हैं, जैसे सोइल कट के चली जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या, ये देखो लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर, कि जो रिवर है, रिवर चलती है तो कैसे कैसे टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो जो हमारी रिवर है वो पहले पहले आती है यूथफुल स्टेज में, देन आती है हमारी मैच्योर स्टेज में, और थर्ड आती है उसकी ओल्ड स्टेज। जो उसकी यूथफुल स्टेज होती है वो ऊपर से गिरती है, यहाँ से पहाड़ों से अपना रास्ता बनाती हुई आएगी बिल्कुल स्पीड में, ठीक है। तो जो इसमें इरोजनल फीचर डोमिनेट करेगी, तो यहाँ से इरोजन करेगी, ये क्या करेगी, इरोजन, पहाड़ों से बिल्कुल स्पीड में आएगी नीचे। देन उसके बाद पहाड़ों से नीचे स्पीड में आने के बाद क्या करेगी, तो यहाँ पे फिर जो अपनी मैच्योर स्टेज में आएगी, मैच्योर स्टेज में क्या करेगी, ये डिपॉजिट करेगी, यहाँ से जो मलबा लेके आई होगी उसको यहाँ पे छोड़ती हुई चलेगी। देन उसके बाद जो अपनी ओल्ड स्टेज में आएगी, ओल्ड स्टेज में आके क्या करेगी, जब ये यहाँ पे आएगी तो इसकी स्पीड स्लो होगी। क्यों होगी स्लो, क्योंकि इसके पास क्या होगा, मलबा होगा। तो अगर इसके पास मलबा होगा तो ये बिल्कुल स्लो स्लो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ना जाके इस टाइप से स्नेक टाइप से क्या कर रही होगी, चल रही होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिएंडर भी बोलते हैं। जो इस टाइप से जब स्नेक की तरह अगर हमारी लेक जो रिवर है वो चलती है तो उसको मिएंडर बोलते हैं। तो जब ये ऐसे ऐसे चल रही होगी तो क्या होगा, जैसे मान लो ये रिवर ऐसे ऐसे चल रही है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिल जाएगी। तो जहाँ पे ये मिल रही है तो यहाँ पे जो ये लैंड ऑफ मास है, इसको इस मास को अलग कर देगी। उसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो। तो ऑक्सबो बोला जाता है उस पार्ट को। तो आपको इसमें दिख रहा होगा जो ये पार्ट है ये अलग हो गया है बिल्कुल, तो इसको ऑक्सबो बोलते हैं, ठीक है। एंड देन आगे जाके क्या कर लेगी, ये डेल्टा फॉर्म कर लेगी। तो ये चीज़ पूछी जाती है। देन उसके बाद जो एग्ज़ाम में आती है तो ये देखते हैं। तो जो यूथफुल स्टेज है, यूथफुल स्टेज में क्या किया उसने, सबसे पहले वी शेप वैली बनाई। देखो जो जब ये ऊपर से गिरेगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी, वी शेप वैली बनाएगी, इस टाइप से गिरेगी ये, और स्पीड भी काफ़ी होगी इसकी। तो वी शेप क्या बनाएगी, वैली बनाएगी। तो और क्या बनेगा, गॉर्जियस कैनियन वाटरफॉल्स बनेंगे, ठीक है, इंट्रेंस्ड मेंडर बनेगा। उसके बाद मैच्योर स्टेज आएगी। जो मैच्योर स्टेज है, मैच्योर स्टेज में क्या होगा, मियंडर बनेगा, क्योंकि इसके पास मलबा होगा तो ये बिल्कुल ऐसे मियंडरिंग करती हुई चलेगी स्नेक की तरह। अगर ओल्ड स्टेज में क्या बताया था, जब ये ऐसे ऐसे चलेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये मीट करेगी और ये लैंड मास अलग हो जाएगा, ठीक। और लैंड मास अलग होने की वजह से क्या बनेगा, ऑक्सबो बन जाएगा। तो जो ऑक्सबो बनेगा उसी को, जो ऑक्सबो बनता है वो ओल्ड स्टेज में बनता है। डेल्टा या फिर फ्लड प्लेन या फिर लीव्स, लीव्स का मतलब होता है कि मान लो यहाँ पे ये हमारी लेक है, ठीक है, और यहाँ पे जो बाढ़ आई, बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, पानी यहाँ पे आ गया, और फिर जब पानी वापस यहाँ से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक टाइप का मलबा सा इकट्ठा हो जाएगा, उसको लीव्स बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि लीव्स कब बनता है, जो लीव्स का जो डिपोजिशन है, ये जो लीव्स बनेगा ये कब कब बनता है, तो ये बनता है किसके द्वारा, जब रिवर के कारण जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, रिवर्स जो लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं उसको लीव्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे उसमें दिखाऊंगे। तो देन उसके बाद आता है इरोजनल फीचर। तो इरोजनल फीचर क्या है, वी शेप वैली बना दी, वाटरफॉल बना दिए, तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये वी शेप, ये इरोजनल फीचर है। देन उसके बाद इंसाइज्ड मियंडर का मतलब क्या है, जब एक मियंडरिंग रिवर वैली क्या है, कट डाउन इट्स बेड, मतलब कि वो अलग हो जाती है अपने लोअर बेस से, तो बिल्कुल यहाँ से वो क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, इंसाइज्ड मियंडर्स। देन उसके बाद आता है डिपोजिशनल फीचर, जो डिपॉजिट करने से बनते हैं, तो कौन से, फ्लड प्लेन, डेल्टा। तो जो डेल्टा बनेगा वो जब डिपॉजिट कर देगी अपने मलबे वगैरह को, या फिर ऑक्सबो लेक है, ये सारी चीज़ें तब बनेंगी। और जो ये देखो जैसे यहाँ से मलबा कट के नीचे आ गया और ये मलबा यहाँ पे सारा फैल गया, तो जो ये आकृति बन रही है इसी को हम बोलते हैं एल्वोलियर फैन, ठीक है। एल्वोलियन फैन की तरह, पंखे की तरह दिख रहा है ये, तो हैंड फैन होता है जैसे, तो इसी को हम बोलते हैं एलुविलियन
फैन। तो ये कब बनता है, जब डिपॉजिट करती है कौन, रिवर। तो ये रिवर की प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद ये देखो, जैसे यहाँ से रिवर आ रही है और यहाँ पे जब नीचे गिरेगी तो क्या करेगी, यहाँ पे धड़ाम से नीचे आ रही है, बार बार प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे एक इस कोने में क्या हो जाएगा, काफी गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्लंज पुल। एंड उसके बाद ये ऐसे आगे जाएगी, जब ये ऊपर नीचे उठेगी, जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, एक गड्ढा बना लेगी छोटा सा, तो उसको बोलते हैं पॉट होल्स। तो बीच बीच में जहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा हमें गड्ढा देखने को मिले, उसको बोलते हैं पॉट होल्स। और जो बड़ा सा गड्ढा जहाँ पे ये गिरती है, उसको बोलते हैं प्लंज पुल। ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे आगे, जो अब हमने रिवर्स के बारे में देख लिया है कि रिवर्स कैसे लैंडफॉर्म बनाते हैं। अब हम देखेंगे ग्लेशियर्स किस किस टाइप के लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है। तो ग्लेशियर्स में क्या होता है, ये देखते हैं अब। तो ग्लेशियर क्या करते हैं, ग्लेशियर में क्या होगा, जब यहाँ से पानी आ रहा होगा तो क्या होगा, जो ये बीच का पार्ट, जो एरिया खाली रह गया है, ये बन जाएगा। ठीक है। और जो ये एरिया खाली बचा हुआ है, और जो ये आपको ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, तो इस उठे हुए पार्ट को बोलते हैं सर्क्यूसिस। ठीक है। और जो ये वाली चीज है, ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरेटेड रिज। ठीक है। और एरिट, एरिट भी जो ऐसे ही आपको ये पत्थर नुकीले टाइप से दिख रहा है, इसको एरिट बोलते हैं। और जब ये नीचे आएगी तो क्या होगा, ऐसे इस टाइप से गड्ढा बना लेगी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत प्रेशर में चल रही होगी तो मलबा इकट्ठा करेगी, या फिर ऐसे निशान से बनाती हुई चलेगी, तो जिसको हम ऐसा लगता है कि जो हमारी घाटी है वो क्या कर रही है, हैंग कर रही है, तो हैंगिंग वैली जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप को हम बोलते हैं हेलिंग, जो हैंगिंग वैली। तो मेन वैली यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और ये हमारी ये तो हमारी वैली है, और ये बड़ी वैली जो है, ये हमारी जो मेन वैली होती है। देन उसके बाद देखते हैं फजोड। फजोड का मतलब होता है सी वाटर एंटरिंग इनटू ग्लेशियर वैली। जैसे ये हमारी ग्लेशियर की वैली है, इसने जो ग्लेशियर ने जो वैली बनाई है, ये ग्लेशियर वैली है। तो यहाँ पे इस गड्ढे में आके, जो ग्लेशियर द्वारा जो गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे में जब सी का पानी आ जाता है, तो उसी को हम फजोड बोलते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि इरोजनल और डिपोजिशनल में कौन कौन सी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं हमारे ग्लेशियर्स के द्वारा। तो ग्लेशियर्स कैसे क्या करते हैं, जो ग्लेशियर्स क्या करेंगे, जैसे ये क्या है, इस सरफेस पे जब पानी आके गिरेगा तो क्या होगा, ये जो सोइल है इकट्ठा कर रहा है, पानी कर रहा है, तो एक होल बन जाएगा। तो इस टाइप से क्या बन जाएगा, होल, जिसको बोलते हैं सिंक होल। और फिर बाद में जब इसकी जो कैपेसिटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी होल्ड करने की, तो ऐसे बीच में गैप हो जाएगा और ये दूर दूर हो जाएंगे। तो ये कोलैप्स कर नीचे सिंक कर गया और ऐसे गुफा सी बना दी। देन उसके बाद देखते हैं क्या, कि जो ये चीज़ आप सभी को ये दिख रही है, ये सारी आकृतियाँ दिख रही है, तो पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति बनाई जाती है। तो जो ये स्ट्रेटेटाइट है, जो स्ट्रेटेटाइट का मतलब क्या है, जब कोई भी पार्ट जो बनाया है ग्लेशियर्स ने वो टूट के नीचे गिर जाए, ठीक है, पानी के साथ, तो क्या होगा, उसको हम स्ट्रेटेड लाइट बोलते हैं। और उसके बाद अगर ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम पिलर बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इसको केव माउथ बोलते हैं। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं कि जो ये है स्टेलेग्नाइट, स्टेलेग्नाइट का मतलब क्या है, जब नीचे जाके वो इकट्ठा हो जाए और ये पर्वत टाइप सा बन जाए तो उसको स्टेलेग्नाइट बोलते हैं। तो या फिर स्ट्रेटेलाइट, या फिर केव माउथ, पिलर, ये सारी चीज़ें किस में बनती हैं, सिंक होल किस में बनते हैं, ठीक है, और यूवेलिस किस में बनते हैं, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये बनाई जाती है ग्लेशियर्स के द्वारा। तो एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि ग्लेशियर्स किस टाइप की आकृति एक बोलते हैं, जिसको कास्ट जो टोपोग्राफी भी बोलते हैं, कास्ट तो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल आया भी हुआ है कि कास्ट टोपोग्राफी जो है वो किस में देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स द्वारा बनाई जाती है। तो ये देखो, इरोजन से हमें क्या बना, सर्क। ठीक है। सर्क का मतलब क्या है, जब यहाँ से कोई चीज़, जब यहाँ से जब पानी जाता है तो सरक सरक के पानी जा रहा है, तो याद रखना कि जब यहाँ से सरक सरक के पानी जाएगा तो उस जहाँ से पानी स्टार्ट है उसको बोलते हैं सर्क। ये वाला जो सर्क आपको दिख रहा है, तो सर्क बनता है, इसका मतलब क्या है, जो सर्क कब बनते हैं, ये क्या है, जब ग्लेशियर वैली का जो हेड जहाँ से क्रिएट होती है वैली, तो उसको सर्क बोलते हैं। देन उसके बाद रिज बनती है, हॉर्न, हैंगिंग वैली, ग्लेशियर वैली। तो आप लोगों को इन नामों का याद होना चाहिए कि ये सारी की सारी ग्लेशियर की वजह से बनती है। मोराइन, ये पूछा जाता है कि मोरेन जो है, मोरेन किसकी वजह से बनते हैं, ग्लेशियर्स के लैंड फॉर्म होते हैं ये,
स्कर्स, ड्रमलिन्स, आउटवॉश प्लेन्स। और ड्रमलिन्स भी पिछले उसमें आया हुआ है कि ये किस टाइप की किस शेप का होता है। ड्रमलिन का मतलब क्या है, जब यहाँ पे जो ये वैली दिख रही है इसमें इस टाइप का कोई भी मलबा इकट्ठा हो जाए तो इसको बोलते हैं ड्रम टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको ड्रमलिन बोलते हैं। ये ओवल शेप का भी हमें देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया कि किस शेप का देखने को मिलता है और किसके द्वारा बनाया जाता है। ग्लेशियर्स के द्वारा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है ये। देन उसके बाद है जो लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से किस किस टाइप के क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो लैंडफॉर्म से होते हैं डोलाइंस, यूलास, ठीक है। और जितने भी आप देख रहे हो इसमें, जैसे राडोलाइन है, पोनोर है, युवाला है, और लाइमस्टोन पेवमेंट है, और कास्ट टावर है, कास्ट कॉन है। तो ये सारी की सारी ग्राउंड वाटर से बनाई जाती हैं चीज़ें, किससे, ग्राउंड वाटर से बनी हुई होती हैं। तो ये देखो डोलोमाइट या लाइमस्टोन, तो आपको ना ये नाम याद रखने हैं कि जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन से जो चीज़ बनती है, ठीक है, तो वो किसके कारण बनती है, तो ग्राउंड वाटर के कारण बनती है। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन की मूवमेंट के कारण जो केमिकल वेदरिंग होती है, तो वो किसके कारण देखने को मिलती है, लैंडफॉर्म्स। तो ये यूजली सीन इन प्लेसेस वेयर रॉक इज सॉफ्ट। तो जहाँ पे रॉक सॉफ्ट होती है वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ग्राउंड वाटर की लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। और सॉरी, जो मैंने अभी आप लोगों को ये कास्ट टोपोग्राफी बताई थी, ये ग्लेशियर की नहीं है, ये है ग्राउंड वाटर की। ये सारी चीज़ें ग्राउंड वाटर की हैं। तो ग्राउंड वाटर में देखो कास्ट टोपोग्राफी जो है वो ग्राउंड वाटर में देखने को मिलती है। और इसका नाम कास्ट क्यों रखा गया है, कास्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि कास्ट रीजन में पाई जाती है, जो कि मेडिटेरियन सी में, जहाँ पे रॉक्स जो है जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन की बनी होती है। और जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम देखते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल। तो क्या देखा हमने अभी, क्या बता रही थी मैं, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर किस चीज़ किस तरह से क्या करता है, तो ग्राउंड वाटर कैसे कैसे क्या बनाता है, तो देख लेते हैं। जो पूल्स बनाता है, सिंक होल बनाता है, डोलाइन बनाता है, लेपिस, उवालाज, लाइमस्टोन, या फिर स्टेकलाइट, पिलर्स, स्टेलेगमाइट। तो ये सारी चीज़ें देखो नीचे जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर की वजह से जो ये आप लोगों को दिख रही है, ये परत से जमी हुई है बर्फ की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टेलेस स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, तो ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये नाम याद रखने हैं कि ये चीज़ें किस में बनती है, ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं। और ग्लेशियर के ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ग्लेशियर की वजह से बनती हैं। और जो अभी हम देख रहे थे, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बन रही है, ये ग्राउंड वाटर की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो रही है। तो आपको नाम याद रखने हैं कि किसकी वजह से कौन सा जो लैंडफॉर्म है क्रिएट होता है। अब आते हैं हमारे सी वेव्स की बारी। किसी वेव से क्या चीज़ें बनती है, जब लहर चलती है समुद्र में तो उससे कैसे क्या चीज़ें बनती है। तो उससे देखो इरोजनल से बनते हैं क्लिफ, केव, स्टैक और आर्क। और जो डिपॉजिट होने से बनते हैं बीच, ड्यून, बार, बैरियर और स्पिट्स। तो देखो जब यहाँ पे क्या होगा, लहरें चलेंगी तो क्या होगा, ये लहरें क्या करेंगी, यहाँ पे मलबे को इकट्ठा कर देंगी और जो लैंड मासेस को इकट्ठा कर देंगी। तो यहाँ पे हमारी जो क्या बन जाती है, बीच बन जाती है, तट बना देती है बीच में, जो अंदर की चीज़ें इकट्ठी कर करके मलबे को। तो ये क्या करेंगे, सारा डिपॉजिट कर देंगे यहाँ पे। और डिपॉजिट होने की वजह से एक ये लैंड मास यहाँ पे इकट्ठा हो गया और साइड में क्या हो गया, पानी। तो इसको बोलते हैं बीच, सी बीच। और डेल्टा भी बनाती हैं, सैंड स्प्लिट भी करती है, मतलब कि ये सैंड का सिर्फ ये पार्ट रह गया और बाकी क्या कर दिया इन्होंने, काट छाट के ये जो समुद्र का पानी है वहाँ पे पहुँच गया। और सी स्टैक का मतलब होता है जब समुद्र में हमें इस टाइप की कोई चीज़ देखने को मिलती है तो उसको सी स्टैम्प बोलते हैं, ठीक। और ये देखो यहाँ पे बीच आपको पता चल गई होगी कि जब यहाँ पे पानी मलबा इकट्ठा हो गया, साइड में क्या समुद्र है, तो उसको सी बीच बोलते हैं। तो आप लोगों को इसके भी नाम याद रखने हैं सिर्फ कि कौन सी जैसे अगर आपको नाम दे दिया कि जो केव्स हैं या फिर स्टैक है तो किस में बनते हैं, किस तरह का लैंडफॉर्म टाइप है, ये किसकी वजह से बनाया जाता है, बाय विंड बनता है, बाय रिवर बनता है, या फिर बाय ग्लेशियर्स बनता है। तो ये चीज़ पूछी जाएगी। जैसे अब लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड पढ़ेंगे हम कि विंड से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो इरोजनल और डिपोजिशनल, इसके भी 2 टाइप है। तो इसमें क्या है, पेडिप्लेन, प्लायास, मशरूम और पेडिस्टल रॉक्स। तो ये 4-5 चीज़ें बनती हैं। और सैंड ड्यून्स जो कि 2 टाइप के हैं, बर्चन और सीफ। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है,
ये मशरूम रॉक पूछी जाती है कि मशरूम रॉक किसके द्वारा बनाई जाती है। जो मशरूम रॉक का जो लैंड फॉर्म क्रिएट होता है विच इज़ ड्यू टू, मशरूम रॉक लैंड फॉर्म इज़ ड्यू टू बाय विंड, ये बनता है तो विंड की वजह से ये बनता है। और जो ये बताया है बर्चन और सीफ, बर्चन और सीफ का मतलब क्या है, जब इस टाइप का आपको, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जब क्या होता है रेत उड़ के जाता है और इस टाइप से इकट्ठा हो जाए अगर, तो उसको बर्चन बोलते हैं। और जब अगर इसकी ये हाफ हिस्सा ही हमें दिख रहा हो तो उसको सीफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये विंड की वजह से होता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं हॉर्न किसकी वजह से बनता है, ग्लेशियर। और उसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म बाय ग्राउंड वाटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हमें बिल्कुल याद रखने, बिल्कुल भी भूलने नहीं है। तो ग्राउंड वाटर से कौन कौन से बनते हैं, लेपिस, सिंकहोल, पूल, लेपिस, डोलाइंस, और क्या बताया था कि लाइमस्टोन, और डोलोमाइट से क्या, जो डोलोमाइट से ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सबो लेक रिवर से बनती है जो कि ओल्ड स्टेज में बनती है। स्टैक किसके कारण बनती है, सी वेव्स के कारण बनती है। और जो स्टेलेक्टाइट है वो ग्राउंड वाटर की वजह से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद जो ड्रमलिन्स है वो ग्लेशियर की वजह से, ड्रमलिन की शेप बताई थी वो ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाती है, ओवल टाइप कुछ बन जाता है। एलुवियल फैन जो बताया था, रिवर से जो ऊपर से मलबा आता है और यहाँ पे इस टाइप की एक शेप बन जाती है, फैन टाइप। ठीक है, यूथफुल टू मैच्योर स्टेज में। उसके बाद सी वेव्स क्या क्या बनाती है, बैरियर्स, बार, स्पिट। और विंड का भी बताया था, सीफ और बर्चन। बर्चन का मतलब क्या है, जब आपको इस टाइप का पूरी शेप दिखे और अगर आपको ये हाफ दिख रही है छोटी सी तो उसको सीफ बोलते हैं। ओनली रिवर दैट मेंडर इन यूथफुल स्टेज, अगर ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जो रिवर है जो अपनी यूथफुल स्टेज में क्या करती है, मेंडरिंग करने लग जाती है, ऐसे सांप की तरह चलने लग जाती है, रेंगने लग जाती है, तो वो झेलम नदी है। ठीक है, सो यहाँ तक था हमारा पूरा ये लेक्चर। सो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, कल हम आगे करेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हर टॉपिक के बाद हम उसके PYQ करेंगे। और सभी वीडियोस का लिंक आपको इस बॉक्स के जो ये हमारी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।